तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल मैंने आप लोगों को जो उपसर्ग है उसका पहला पार्ट बताया था, जिसमें मैंने हिंदी उपसर्ग कौन से होते हैं वो बताया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको रिवाइज किया होगा। आप लोगों ने ऐसे ही उसको सॉल्व करना है, ठीक है। हिंदी के उपसर्ग कौन से हैं, आज संस्कृत और उर्दू के उपसर्ग पढ़ेंगे तो हमारा उपसर्ग वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये मान के चलिए कि हमेशा इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। मैंने तो आज तक ऐसा कोई पेपर देखा नहीं है जहाँ हिंदी व्याकरण हो और वहाँ उपसर्ग से क्वेश्चन न पूछा गया हो, ठीक। तो क्विक रिवाइज कीजिए एक बार। उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के आगे लगे हुए शब्दांश होते हैं जिसका कोई ना कोई भावार्थ होता है, यानी कोई ना कोई मीनिंग होगी उसकी। और जब हम उपसर्ग के प्रयोग से कोई नया शब्द बनाते हैं तो उससे तीन प्रकार के शब्द हमें देखने को मिले थे। या तो हमें विलोम शब्द देखने को मिलते हैं, या हमें पर्यायवाची देखने को मिलते हैं, या एक ऐसा शब्द जिसकी एक डिफरेंट मीनिंग होती है, ठीक है। और उसमें शब्दांश से क्या होता है, मूल शब्द क्या होता है, मैंने आपको बताया था। अब पेपर में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, देखिए। एक तो डायरेक्टली डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है, तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई शब्द दिया होगा और उसमें कहेगा कि कौन सा शब्द उपसर्ग से नहीं बना है। अब आपको समझ आ गया होगा, मैंने उसको समझाया था। तीसरा वो पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, या उर्दू उपसर्ग, या अंग्रेजी उपसर्ग भी होता है, ठीक है, या ऐसे पूछ सकता है। और एक अंतिम तरीका, इसमें उपसर्ग छांटिए, यानी उसने पूरा शब्द दिखा लिया होगा और उसमें पूछेगा कि इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया है, ठीक। तो आज हम उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो मैंने पहले लिख लिया क्योंकि ये लिखना ही पड़ता है, ठीक है। वरना अगर मैं इसको साथ साथ ही लिखता, ये क्लास चली जाती 2 घंटे की, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज आप मेरे साथ साथ ही बनाना इसको, ठीक। देखिए आपने क्या करना है, संस्कृत उपसर्ग लिखने डैश करके 22, कहीं कहीं 20 भी लिखा होगा क्योंकि कुछ लोग विद्वान जो हैं वो एक दो चीजें ऐसी हैं जिसको एक ही मानते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर आप लिखेंगे संस्कृत उपसर्ग और इसका नंबर कितना होता है 22। अब जैसे आपने कल बनाया था, आज आपको इसको 3 स्टेप में चलाना है, ठीक है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और 3 स्टेप, और एक छोटा सा स्टेप चौथा स्टेप भी आएगा। तो आप अपनी कॉपी में एक पूरे पेज में इसी को बनाएंगे 4 स्टेपों में, ठीक। पहले स्टेप में देखिए कौन से हैं, ये सब के सब संस्कृत उपसर्ग हैं। पहला मैंने जो प्रयोग किया है वो किया है अति। अति का मतलब क्या होता है, एक मतलब हायर से संबंधित है, ठीक है, यानी अधिक या ऊपर से संबंधित है, यानी एक्स्ट्रा से संबंधित। देखिए अति का मतलब है अधिक या ऊपर, यानी अति उपसर्ग कहीं पे लगा है, इसका मतलब है अधिक से संबंधित है, ऊपर से संबंधित है, हायर लेवल से संबंधित है। तो इसमें जैसे कोई उपशब्द बना दिया मैंने अत्याचार। अत्याचार कैसे बना है, अति प्लस आचार, यानी किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, अति का, ठीक है। यानी जो अत्याचार किया जा रहा है, किसी पे बेरहमी की जा रही है, किसी को ज्यादा परेशान किया जा रहा है, तो वही अत्याचार है, ठीक है। तो अति किससे संबंधित है, एक्स्ट्रा से संबंधित है, पहला। दूसरा लिखा है मैंने अधि। अधि का मतलब किस संबंध है, श्रेष्ठ, ऊपर, ऊंचा या मुख्य, यानी कोई कहीं पे अगर कोई चीज श्रेष्ठ होती है, ग्रेट होती है, या सबसे जो मेन चीज होती है, यानी जो सबसे हाई लेवल पे होता है, उसके लिए अधि शब्द का यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कोई भी हायरार्की सिस्टम में ऊपर की चीज के लिए अधि का प्रयोग किया जाता है, अधि उपसर्ग। जैसे अध्यक्ष होता है, अब अध्यक्ष कहाँ होता है, किसी भी पार्टी में, किसी भी संगठन में जो सबसे चीफ होता है उसको अध्यक्ष बोलते हैं। अब अध्यक्ष उन सब में ऊपर है तो अधि का प्रयोग किया है, अधि प्लस अक्ष यानी अध्यक्ष, ठीक है। तो ये जो अधि उपसर्ग है ये अपने आप में किसके लिए यूज होता है, श्रेष्ठ या ऊपर या ऊंचा। तो पहला संस्कृत उपसर्ग अति, दूसरा अधि, ठीक है। तीसरा होता है अनु। अनु का मतलब होता है जो पीछे पीछे चलता है, जो पश्चात होता है, या जो एक इक्वल जो चीजें होती हैं उसके लिए अनु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी या तो आप समानता के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका सिर्फ अर्थ है, ठीक है। आपसे अर्थ नहीं पूछेगा कि अनु की मीनिंग क्या होती है। मैं खाली आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो आगे से उपसर्ग होते हैं इनकी कोई ना कोई क्या होती है, मीनिंग होती है। और आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया है। कभी ये क्वेश्चन दे गया जैसे अनुरूप लिख लिया, आपको क्या करना है, अनु उपसर्ग का। अनु का मतलब होता है पीछे, स्वयं, समानता या पश्चात, इसमें कहीं पे भी इसका यूज किया जाता है। अब देखिए अनुरूप क्या होता है, किसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी किसी के सिमिलर। तो ये अपने आप में समानता से संबंधित हो गया, ठीक है। अगला देखिए आपको संस्कृत उपसर्ग का नाम है अप। अप का मतलब होता है जो घटिया चीजें होती है, यानी लघु, हीनता या अभाव, यानी कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजों से संबंधित है ये जो अप है, ठीक है। जैसे कीर्ति में क्या होता है, कीर्ति, कीर्ति स्थापित की, यानी किसने बहुत बढ़िया कारनामा किया तो कीर्ति हुई, ठीक है। अगर उसे आगे मैंने अप लगा दिया तो अपने आप में अपकीर्ति होगी, यानी अपकीर्ति मतलब वो नेगेटिव सेंस में, जहां पे क्या होता है बदनामी कर रखी है, जहां पे किसी चीज की हीनता के लिए इसको प्रदर्शित किया गया,
ठीक है। तो अप भी अपने आप में संस्कृत उपसर्ग है। कभी कभी ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से हिंदी उपसर्ग कौन सा है, और ऑप्शन 3 यहाँ संस्कृत उपसर्गों के नाम देगा और हिंदी उपसर्ग का दे देगा, पता लगा वहां बेहोश हो गए, ठीक है। अब नहीं होना चाहिए ऐसा किसी भी केस में। अगला देखिए अभी। अभी का मतलब भी श्रेष्ठ से होता है, ग्रेटर से होता है, ठीक है। यानी श्रेष्ठ से, अधिकता से, एक्स्ट्रा से, इस चीज से या पास से अभी। जैसे अभिमान, मान मतलब एक तो मान हुआ नॉर्मल किसी की जो सम्मान वगैरह होता है, जिसकी किसी डिग्निटी वगैरह, अभी लगा दिया तो उससे भी ग्रेटर, ठीक है। अभिमान प्राउड टाइप का जिसको आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो अभिमान क्या होता है, गर्व टाइप से संबंधित है। तो अभी भी किसी के लिए होता है पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, भी संस्कृत उपसर्ग है, ठीक है। दूसरी लाइन पे देखिए मैंने क्या लिखा है, औ। औ मतलब भी यही होता है जो नीच, हीनता या जो बेकार चीजें होती है उसी के लिए, ठीक है। नीच, हीनता, दूर, यानी नेगेटिव सेंस में इसका भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे अवगत, अवगत होना मतलब किसी को बताना, जानना, ठीक है। किसी कोई सूचना से संबंधित भी हो सकता है या कहीं नेगेटिव चीजों में भी। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी रेगुलर, किताब से प्रैक्टिस करोगे, औ जहां पे लगा होगा समझ जाओगे संस्कृत उपसर्ग, और बार बार इसके अलग अलग शब्द देखोगे, खुद ही समझ में आ जाएगा। तो कहीं नीच के लिए, कहीं हीनता के लिए और कहीं दूर के लिए क्या होता है, ये प्रयोग होता है। अगला होता है आ। आ का होता है तक, उल्टा या समेत। इसके भावार्थ जो होते हैं, तक भी होता है जैसे आजन्म यानी जन्म तक या जन्म से, ठीक है। या उल्टे के लिए भी यूज होता है या समेत के लिए, ठीक है। तो इस टाइप की जो सीधे कहीं इससे विलोम शब्द बनेगा, कहीं पर्यायवाची बनेगा। तो आ उपसर्ग भी क्या है, संस्कृत उपसर्ग है। जैसे आजन्म, आ प्लस जन्म, तो क्या हो गया, आजन्म हो गया। अगला देख लीजिए आप लोग परि। परि का मतलब होता है आसपास या चारों ओर, यानी सराउंडेड, ठीक है। तो परि का मतलब क्या है, आसपास या चारों ओर। जैसे भ्रमण क्या होता है, घूमना हो गया, परि लगा दो, चारों ओर घूमना। तो ओवरऑल क्या बन गया, नया शब्द परिभ्रमण। और उसकी डेफिनेशन याद करो उपसर्ग की, कहीं ना कहीं पहला जो शब्दांश लगता है और ये दूसरा शब्दांश शब्द जो होता है, मूल शब्द, इन दोनों की जो मीनिंग होगी वो कहीं ना कहीं तीसरे शब्द जो बना है फाइनल उसके सराउंडेड होगी, ठीक है। तो अगला हो गया उत। उत मतलब होता है ऊपर, ऊंचा या श्रेष्ठ। ये भी संस्कृत उपसर्ग है। जैसे उत्साह, उत्साह कब होता है, जब इंसान को हैप्पीनेस होती है, जब किसी चीज के लिए एक्साइटेड रहता है तो उसको उत्साह होता है, ठीक है। यानी एक बेटर चीज के लिए पॉजिटिव सेंस में इसको प्रयोग किया जाता है। अगला है उप। उप मतलब होता है जो सब जिसको कहते हैं, जैसे सब कॉन्टिनेंट, उप महाद्वीप सुना होगा, सब इंस्पेक्टर सुना होगा आप लोगों ने। तो उप का मतलब एक तो सहायक से भी होता है, एक नेगेटिव सेंस में हीनता से भी होता है। इसके अलावा निकटता और गौण के लिए भी इसका यूज किया जाता है उप का। जैसे उपभेद, उपभेद, उप प्लस भेद, यानी उपभेद का मतलब किसी का सब, ठीक है। और जैसे उप निरीक्षक, आप लोगों ने सुना होगा, उप प्लस निरीक्षक या उप प्रधानाचार्य, यानी ये सब के लिए, सहायक के लिए, निकटता के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगला आप लोग देखिए दुर। दुर का मतलब होता है बुरा, कठिन, ठीक है। यानी ये नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है। यानी दुर का मतलब किसका क्या होता है, बुरा या कठिन। जैसे दुर प्लस आचार यानी दुराचार हो गया, ठीक है। दुर प्लस आचार यानी दुराचार हो गया, ठीक। ये भी संस्कृत उपसर्ग है। अगला देखिए दुस। दुस का मतलब भी यही होता है बुरा, कठिन या हीन से संबंधित है। जैसे दुस प्लस कर्म यानी दुष्कर्म, यानी कहीं ना कहीं इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, आपका दुस उपसर्ग लगा है, ठीक है। ये चीजें ऐसे ही बनाई जाती है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता इसका, ठीक है। अगला देखिए जैसे हलंत वाला लगा है, दू लगा रखा है, ठीक है। दुह मतलब क्या होता है, कठिन, बुरा या दुष्ट, ठीक है। जैसे दुस्साहस यानी जिसने बुरा साहस किया होगा, यानी इस प्रकार का साहस दुस्साहस, ठीक है। तो ये भी क्या है, संस्कृत उपसर्ग है। अगला देख लीजिए निर। निर का मतलब होता है निषेध या रहित, यानी किसी चीज से रहित जो उसमें नहीं पाई जाती। जैसे मल क्या होता है, गंदगी, निर मतलब लग जाएगा तो गंदगी से रहित। तो ओवरऑल क्या बन गया, निर्मल बन गया, ठीक है। तो निषेध या रहित के लिए क्या यूज किया जाता है, निर किया जाता है, ठीक है। मतलब ये निर इसी के लिए। और लास्ट होता है नी, ठीक है, छोटी नी, जिसके अंदर होता है भीतर, नीचे या अतिरिक्त, इसकी मीनिंग होती है, ठीक है। और ये जैसे निरोग यानी निरोग, जिसको रोग नहीं है। तो ये आपके कहते हैं संस्कृत उपसर्ग। और कुछ संस्कृत उपसर्ग और थे, वो आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। देखिए लोग, देखिए आप लोगों को लास्ट लिखना है जो संस्कृत के उपसर्ग हैं। इसके बाद हमारा लास्ट जो रहेगा उर्दू के उपसर्ग रहेगा, ठीक है। देखिए यहां मैंने लिख दिया आपने निस। पहला आप लोगों ने क्या लिखना है, निस। निस भी क्या होता है अपने आप में, एक चीज से रहित या पूरा, यानी किसी चीज को जहां आपने किसी चीज को हटा के, जैसे आपको कहीं पे संकोच हो रहा है, झेप रहे हैं आप, ठीक है, तो आगे निस लग गया तो निसंकोच हो जाएगा, यानी संकोच से आप हट चुके हैं, यानी उससे रहित है, संकोच रहित जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, निस प्लस संकोच यानी
यानी निसंकोच। अगर आपसे पूछता है निसंकोच में कौन सी आपकी क्या लगी पड़ी है, अब उपसर्ग लगा है, तो आप क्या बताओगे, निस लगा है। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, संस्कृत उपसर्ग का। ठीक, दूसरा देख लीजिए परा। परा का मतलब जो होता है पीछे, उल्टा, अनादर या पराया से संबंधित है। ठीक है, इस परा का मतलब है कहीं पे उल्टा हो गया, अनादर है, यानी एक नेगेटिव चीज अपने आप में ये होती है, समझ के चलिए। जैसे इसका पराजय है, परा प्लस जय। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पराजय हो जाएगा। अगला देखिए प्र। प्र किसके लिए होता है, अधिक के लिए, आगे के लिए, ऊपर के लिए या यश के लिए, यानी एक बेटर चीज के लिए है, यानी पॉजिटिव चीज के लिए है। जैसे प्र प्लस ख्यात यानी प्रख्यात। प्रख्यात क्या होता है, कोई चीज फेमस होती है। ठीक है, जैसे ख्यात होता है, ख्याति प्राप्त करती है, एक बेहतर चीज प्राप्त करता है, तो प्र लग गया तो और भी अधिक हो गया। ठीक है, तो यानी वो प्रख्यात हो गया, तो प्र इसमें क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। अगला प्रति। प्रति भी एक संस्कृत उपसर्ग है, जिसमें इसका अर्थ होता है हर एक समान या मुकाबले में। ठीक है, यानी जैसे दिन है, प्रति लगा दिया तो प्रतिदिन या एवरीडे जिसको आप लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रति भी क्या हो गया अपने आप में संस्कृत उपसर्ग। और अगला देखिए वी। वी का मतलब भिन्नता, हीनता या असमानता से संबंधित है। ठीक है, जैसे देश है, देश के आगे वी लगा दो विदेश बन जाएगा, यानी एक अलग टाइप की असमानता आ गई, यानी देश के कंपेरिजन में विदेश में अलग चीज है, और विलोम शब्द भी अपने आप में बन रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, वी हो गया। अगला देखिए सम। सम का मतलब क्या होता है, पूर्णता, संयोग या अच्छे से, यानी एक प्रकार का पॉजिटिव सेंस इससे भी मिलता है। जैसे संगम, सम प्लस गम, यानी संगम किसको कहते हैं, जहां कुछ चीजों का मिलान होता है, कोई चीजें मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं, संगम। तो सम भी क्या है, पूर्णता, संयोग या अच्छे से। और लास्ट जो संस्कृत उपसर्ग है वो है सु। सु का अर्थ क्या होता है, अधिक या अच्छे से, यानी एक प्रकार का पॉजिटिव है इसके मतलब। ठीक है, जैसे कर्म क्या होते हैं, जो कर्म होते हैं, इसको सुकर्म लगाते हैं, सुकर्म यानी और भी अच्छे कर्मों वाली बात है। ठीक है, ये आपकी क्या थे, संस्कृत उपसर्ग थे। उम्मीद करता हूं हिंदी और संस्कृत उपसर्ग आपके समझ आएंगे। अंतिम हेडिंग आप लोग डाल लीजिए उर्दू उपसर्ग। लोगों ने हेडिंग डाल ली होगी उर्दू उपसर्ग। ठीक है, जनरली ये 19 है, कहीं अलग दिखता है, कहीं कुछ दिखता है, लेकिन 19 ही इसको ज्यादातर विद्वान मानते हैं। ठीक, अब इतने मैंने लिखे हैं, 3 या 4 और हैं, इसके बाद आपका ये उपसर्ग वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे क्वेश्चन श्योर आता है, और इस हफ्ते में आपका उपसर्ग क्या पढ़ते हैं, और 2 या 3 टॉपिक हिंदी ग्रामर के और कंप्लीट करूंगा। नेक्स्ट वीक टोटल उत्तराखंड, उसके नेक्स्ट वीक टोटल हिंदी। ठीक है, इस प्रकार से कुछ टाइम क्लासेस चलेंगी ताकि हिंदी कंप्लीट हो जाए जल्दी से। ठीक है, और जो बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे थे कि सर जो लिपि वाला चैप्टर है उसका दूसरा पार्ट करा दीजिए, वो इस हफ्ते सैटरडे संभवतः आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब आपको लिखने हैं उर्दू उपसर्ग। अब ये तो समझ गए आप हिंदी कौन से होते हैं, संस्कृत कौन से होते हैं, उर्दू को अरबी या फारसी भी कहेगा। ठीक है, देखिए पहला जो लिखेंगे आप कम। कम जो होता है एक उर्दू उपसर्ग होता है। ठीक है, कम हिंदी में हम नॉर्मली समझते हैं, कम का मतलब कम से है, मिनिमम। ठीक है, यानी थोड़ा या हीन, यानी नेगेटिव सेंस में इसको प्रयोग किया जाता है, जो नेगेटिव चीज है। ठीक है, कम वाली बात, जैसे उम्र है, कम लगा दिया तो कम उम्र हो गया, तो अपने आप में क्या हो गया, ये एक प्रकार का उर्दू उपसर्ग का यहाँ पे प्रयोग किया गया। एक लाइन ये है, दूसरी ये है, और तीसरी ये है। ठीक, दूसरा खुश, नाम से ही लग रहा है खुश, हैप्पी से। ठीक है, जैसे एक तो स्मेल के लिए भी यूज हो सकता है, एक खुश हैप्पी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, खुश मिजाज बोल देते हैं, जैसे खुशबूदार बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज है, इसकी नॉर्मली इसकी मीनिंग आपको समझ जाओगे, खुश प्लस बुदार। ठीक है, यानी खुशबूदार बन गया। अगला देखिए गैर। गैर का मतलब क्या है, पराये से संबंधित या अलग से संबंधित है। ठीक है, एक चीज होती है सरकारी यानी गवर्नमेंट, और एक होती है गैर सरकारी, जो नॉन गवर्नमेंट, यानी गैर लगा दिया तो अपने आप में सरकारी के आगे गैर लगा दिया तो क्या बन गया, उर्दू उपसर्ग लगते ही गैर सरकारी। एक होता है दर। दर मतलब होता है मैं, इन जिसको। ठीक है, या किसी के अंदर की बात। ठीक है, जैसे दर प्लस मियान यानी दरमियान, किसी के बीच, किसी के अंदर या किसी में। ठीक है, दरमियान वाली बात। अगला देख लीजिए ना। ना का मतलब आपको पता ही, ना का वही है, नेगेटिव चीज है, ना पसंद है या नाकाम है, इस टाइप की चीज है। ठीक है, ना प्लस पसंद, ना पसंद हो गया। ठीक, अगला देखिए बौ। बौ जो उपसर्ग है इसके अनुसार था के अकॉर्डिंग, यानी अनुसार या के साथ। ठीक है, या विथ या अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे बौ मतलब बौ प्लस नाम क्या हो गया, बनाम। अब जैसे आजकल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैसेज चल रही हैं, इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया, यानी भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, यानी बौ का अर्थ होता है के साथ, तो अपने आप में ये भी उर्दू उपसर्ग है। ठीक है, बनाम। अगला लिख लीजिए बा। बा का मतलब होता है साथ। ठीक है, जैसे बा इज्जत, यानी बा इज्जत बरी कर दिया, यानी इज्जत के साथ बरी कर दिया। ठीक है, तो बा उपसर्ग लगते ही क्या हो गया, ये अपने आप में बा इज्जत बन गया। ठीक है, अगला लिखिए बद। बद मतलब होता है बुरा, बुरे से संबंधित है, जैसे बद प्लस नाम यानी बदनाम। ठीक, तो बद मतलब बुरा से संबंधित है, तो ये भी क्या हो गया, अपने आप में उपसर्ग
हो गया। अगला देख लीजिए बे। बे का मतलब होता है बिना या रहित, यानी किसी चीज के बिना या किसी चीज से रहित। जैसे बे प्लस ईमान यानी बेईमान, यानी जिसके अंदर ईमान नहीं है वो बेईमान हो गया, ठीक है। बे प्लस ईमान यानी बेईमान। अगला लिख लीजिए ला। ला मतलब होता है बिना। बिना मतलब जैसे ला इलाज, इलाज के बिना, ठीक है। ला इलाज इक्वल टू क्या लिखोगे, ला प्लस इलाज को ला इलाज, ठीक। तो ये क्या हो गया, इलाज के बिना। अगला देख लीजिए हर। हर मतलब होता है प्रत्येक, यानी एवरी, यानी इसका हर रोज यानी हर दिन, हर प्रत्येक, ठीक है। यानी ये हर क्या होता है अपने आप में, एवरी से संबंधित है, प्रत्येक से संबंधित है, ये हो गया आपका हर, ठीक है। 3 या 4 और हैं। इसके साथ ही जो आप लोगों के इंग्लिश वाले होंगे, इंग्लिश उपसर्ग, वो आपसे पूछेगा नहीं पेपर में, नॉर्मली आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा कि कौन सा इंग्लिश है। तो अब लोग 3 और 4 और लिख लीजिए। देखिए लीजिए कुछ बचे हैं आपके, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। पहला लिख लीजिए सर। सर मतलब होता है मुख्य या श्रेष्ठ, क्योंकि देखिए बहुत से लोग आपको उपसर्ग पढ़ाएंगे, वो सिर्फ डेफिनेशन पढ़ाना, शब्दों को रटाना, इससे कुछ काम नहीं चलेगा। हमने नंबर श्योर करने हैं, ठीक है। जो आता है अगर वो सही होगा ना तो आपके 75+ मार्क्स आ जाएंगे वहां, ठीक है। देखिए सर मतलब होता है मुख्य या श्रेष्ठ। जैसे सर प्लस कार यानी सरकार। सरकार क्या होती है, जो श्रेष्ठ होती है, ठीक है। तो ये सरकार हो गया। दूसरा अल। अल मतलब होता है निश्चित, ठीक है। यानी उर्दू शब्द हैं तो ऐसे ही इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अलबत्ता, ठीक है, अल प्लस बत्ता यानी अलबत्ता। अगला एन। एन मतलब होता है ठीक, यानी एक्यूरेट टाइम पे जो होता है, यानी एन वक्त, ठीक समय पे पहुंच गया वाली बात, ठीक है। एन प्लस वक्त यानी एन वक्त। अगला देख लीजिए फी। फी मतलब होता है मैं या फर। इसका जैसे फी आदमी, ये सब उर्दू के शब्द हैं, ठीक है। फी प्लस आदमी यानी फी आदमी। कभी आपको ऐसा दिखेगा फी आदमी में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन देगा फिया, फी या खाली फ, इस टाइप से वहां बेहोश मत होना। कम से कम अभी आप लोगों का क्या पता चल गया आप लोगों को, ये उपसर्ग हैं, ठीक है। यही उपसर्ग हैं आपके, यही पूछता है। जैसे अगला बिल। बिल के नीचे हलंत है, ठीक है। बिल मतलब होता है साथ, यानी बिल्कुल। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बिल्कुल, ठीक। अगला बिला। बिला मतलब होता है बिना, यानी बिना, ठीक। यानी बिला प्लस कसूर यानी बिला कसूर, जो बिना कसूर के है, ठीक है। तो बिला ये उर्दू शब्द हो गया। अब ये तो आपके सब के सब क्या थे, उर्दू उपसर्ग थे। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए हिंदी के जो उपसर्ग हैं उनको एक साथ लिखना है। उसका सेंटेंस मत बनाना, मतलब जो मैंने शब्द लिखे हैं वो मत करना। आप क्या करना, हिंदी के 12-13 जितने भी लिखे हैं उसको एक साथ लिख देना, संस्कृत के एक साथ लिख देना, और उसके बाद उर्दू के एक साथ लिखना। उसके बाद क्या करोगे, देखो उसका सिर्फ एक एक शब्द लिख देना। ऐसे मत बनाना कि अल प्लस बत्ता इक्वल टू अलबत्ता, खाली जैसे आपने अन लिखा तो डैश करके अनपढ़ लिख देना। आपको ये पता चल जाएगा कि अन भी कोई क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। ये तो आप लोगों के क्या थे, उपसर्ग थे। कौन कौन से उपसर्ग, हिंदी, उर्दू और संस्कृत से। अब अंतिम जो आता है आपका वो आता है अंग्रेजी उपसर्ग। मैंने लास्ट में लिखे हैं, देखो कहीं कहीं कभी कभी इंग्लिश उपसर्ग का भी किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे इंग्लिश में एक मैंने लिख दिया सब, क्या लिख दिया, सब। अब जैसे कहीं सब प्लस इंस्पेक्टर लिख दिया तो ये क्या बन गया, सब इंस्पेक्टर बन गया ये, ठीक है, सब इंस्पेक्टर। अगला डिप्टी। डिप्टी प्लस कमिश्नर क्या बन गया, डिप्टी प्लस कमिश्नर, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर। अगला जनरल, ये भी इंग्लिश उपसर्ग है। अगला वाइस। वाइस चांसलर सुना होगा आपने। अगला चीफ। चीफ जस्टिस सुना होगा आपने। अगला हेड। हेड मास्टर सुना होगा आपने, ठीक है। ये सब के सब क्या है, अपने आप में इंग्लिश उपसर्ग हैं, ठीक। इसी के साथ आप लोगों की हिंदी ग्रामर की उपसर्ग वाली क्लास क्या होती है, कंप्लीट होती है। अगला जो चैप्टर होगा वो प्रत्यय होगा। प्रत्यय नॉर्मली आप ये लोग समझ लीजिए, जैसे हमने इसको आगे से किसी शब्द के लगाया, प्रत्यय जस्ट पीछे से लग जाते हैं और उस शब्द के नई अर्थ दे देते हैं, वही प्रत्यय होता है। वो क्लास आपकी कल आ जाएगी, आप लोग इसको रिवाइज करना। उम्मीद करता हूं आपके समझ आएगा। थैंक यू।